प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करते हैं प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य। क्या आज का हमारा लेक्चर होगा प्रभु सत्ता या संप्रभुता की दृष्टि से राज्य। अर्थात पिछले जो लेक्चर मैंने आपको समझाए हैं उसमें मैंने राज्य और अन्य समुदाय की चर्चा की है, और राज्य और अन्य समुदाय के संदर्भ में मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। एक राज्य समुदाय के रूप में, दूसरा राज्य और अन्य समुदायों में अंतर। इसी से संबंधित एक तीसरा लेक्चर है कि प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में राज्य और अन्य समुदायों के अंतर्गत विद्वानों के जो मत हैं 2 भागों में विभाजित हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राज्य और अन्य समुदायों में प्रभु सत्ता के आधार पर अंतर किया जाता है, अर्थात राज्य के पास प्रभु सत्ता होती है जबकि अन्य समुदायों के पास प्रभु सत्ता नहीं होती है। प्रभु सत्ता किसे कहते हैं, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है उसे ही प्रभु सत्ता कहा जाता है। लेकिन दूसरे तरफ कुछ विद्वान ये कह रहे हैं यहाँ कि वास्तव में यदि, जैसे हमारे लिखा भी है, कुछ विद्वान सही नहीं मानते इसको। क्या, इधर आइए, जैसे राज्य अन्य समुदाय। अब यहाँ पर कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि राज्य और अन्य समुदायों में यदि अंतर की बात आती है तो वह भेद या अंतर वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता के आधार पर होता है, अर्थात प्रभु सत्ता राज्य के पास होती है जबकि अन्य समुदाय के पास प्रभु सत्ता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कुछ विद्वान अंतर बतला रहे हैं राज्य और अन्य समुदायों में। अन्य समुदाय जैसे परिवार है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, इसी के साथ में छात्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। मतलब डेफिनेटली जब हम इन समुदायों की तुलना राज्य के साथ करते हैं तो राज्य के पास प्रभु सत्ता होती है। भाई, राज्य के निर्माण के 4 तत्व होते, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और प्रभु सत्ता। तो ये बात सत्य है कि राज्य के पास प्रभु सत्ता होती है। और प्रभु सत्ता किसे कहते हैं? राज्य की सर्वोच्च शक्ति को प्रभु सत्ता कहा जाता है। लेकिन यहाँ अन्य जो समुदाय होते हैं जैसे परिवार है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ है, श्रमिक संघ है, तो इनके पास जो है वास्तव में प्रभु सत्ता नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा है, नहीं होती है, मतलब अन्य समुदाय के पास प्रभु सत्ता नहीं होती है जबकि राज्य के पास प्रभु सत्ता होती है। तो कुछ विद्वान प्रभु सत्ता के आधार पर राज्य और अन्य समुदाय में अंतर की बात करते हैं कि दोनों में अंतर होता है, मतलब राज्य में और अन्य समुदाय में अंतर होता है। पर कुछ विद्वान इस अंतर को सही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इनका कहना है कि प्रभु सत्ता को कानूनी जंजीरों से स्वतंत्र करा लिया जाए तो ऐसी ही प्रभु सत्ता राज्य तथा अन्य समुदाय में भी होती है। मतलब दूसरी तरफ जो विद्वान है वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रभु सत्ता को कानूनी जंजीरों से स्वतंत्र करा ली जाए, क्योंकि प्रभु सत्ता वास्तविक रूप में कानूनी जंजीर ही है, तो प्रभु सत्ता को कानूनी जंजीरों से यदि स्वतंत्र करा लिया जाए तो ऐसी ही प्रभु सत्ता राज्य तथा अन्य समुदायों में भी होती है। मतलब ये प्रभु सत्ता फिर अन्य समुदायों में भी मिल जाएगी। यदि इसको कानूनी जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए तो फिर परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, संयुक्त राष्ट्र, इन सब में भी प्रभु सत्ता पाई जाती है। लेकिन बस फर्क ये है कि राज्य की जो प्रभु सत्ता है वो कानूनी जंजीरों से बंधी हुई होती है, जबकि अन्य समुदायों की जो प्रभु सत्ता होती है, अन्य समुदाय की जो प्रभु सत्ता होती है, क्या, जैसे परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र है, तो ये वास्तव में कानूनी प्रभु सत्ता की जंजीरों से मुक्त होते हैं। अगर यहाँ वास्तव में प्रभु सत्ता को कानूनी जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए तो फिर ये प्रभु सत्ता राज्य के पास भी होती है और अन्य समुदायों के पास भी होती है। क्यों? क्योंकि आदेश तो परिवार में भी दिए जाते हैं, महाविद्यालय में भी दिए जाते हैं, विश्वविद्यालय में भी दिए जाते हैं, छात्र संघ के अंतर्गत भी निर्णय तो लिए ही जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र में निर्णय तो लिए जाते हैं, आदेश तो दिए जाते हैं। लेकिन ये कानूनी जंजीरों का अंतर है। इसलिए कुछ विद्वान कह रहे हैं प्रभु सत्ता के आधार पर राज्य और अन्य समुदाय में अंतर होता है, लेकिन कुछ विद्वान कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता को कानूनी जंजीरों से अगर स्वतंत्र कर दिया जाए
तो ऐसी ही प्रभु सत्ता राज्य तथा अन्य समुदाय में भी होती है। मतलब प्रभु सत्ता के आधार पर इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। किन दोनों में? राज्य और अन्य समुदाय में। अन्य समुदाय मीन्स जैसे परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, श्रमिक संघ, छात्र संघ, संयुक्त राष्ट्र, ये सभी जो है समुदाय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये डायग्राम समझना बेहतर है, इसके बाद में अन्य सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब हमें तो चूंकि आज के लेक्चर में मूल बात क्या समझनी है बेटा, प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य को समझना है। यहाँ से इसका श्री गणेश हम करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन में एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, मैं आपको आज पुनः ये बात कह रहा हूँ कि मैं राजनीति विज्ञान आपको समझा रहा हूँ। किस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। ये बात किसने कही थी? राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने कही थी। एक बात। दूसरी बात ये कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्रीय विषय है वह मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों राज्य ही है। और जब तक राज्य को आप व्यापक रूप में नहीं समझेंगे तब तक आप राजनीति विज्ञान नहीं समझ सकते। इसलिए मैं राज्य की अवधारणा को व्यापक रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। मैं राज्य के स्वरूप के संदर्भ में भी जितने भी सिद्धांत है वो सारे आपको समझाऊंगा। इसी के साथ में राज्य का राष्ट्र, राष्ट्रीयता, समाज, इनसे क्या अंतर होता है यह सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। बाकी राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है, राज्य और अन्य समुदाय में क्या अंतर होता है, ये सब बातें मैं समझा चुका हूँ। बाकी जो शेष बातें, ये सारी बातें मैं व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में आपको समझाऊंगा। लेकिन प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं आपको जिस रूप में समझाता हूँ उस रूप में आप समझिएगा। आप राजनीति विज्ञान की गहराई में जाएंगे, आप राजनीति विज्ञान के अंतःस्थल में जाएंगे, आप राजनीति विज्ञान को वास्तविकता के धरातल पर समझेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ध्यान दें। आप देखिएगा, सबसे पहले बात आती है यहाँ, चूंकि आज हम प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य का विश्लेषण कर रहे हैं बेटा। क्या? प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य का विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसे प्रभु सत्ता के ऊपर मैंने कितने लेक्चर अपलोड कर दिए। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि सर प्रभु सत्ता किसे कहते हैं? प्रभु सत्ता का सीधा सा अर्थ होता है कि जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, या जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है वही प्रभु सत्ता कहलाता है। और राज्य किसे कहते हैं? राज्य एक ऐसे समुदाय को कहते हैं जिसके अंतर्गत निश्चित जनसंख्या होती है, निश्चित विभाग होता है, उसकी अपनी सरकार होती है और उसमें प्रभु सत्ता पाई जाती है। बाकी राज्य के ऊपर मैंने जो परिभाषाएं अपलोड कर दी हैं, प्रभु सत्ता की परिभाषाएं भी मैंने अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। यस बेटा, आप ध्यान दें। प्रभु सत्ता की या संप्रभुता की दृष्टि से राज्य का अध्ययन करेंगे आज हम, केवल प्रभु सत्ता की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि राज्य की आत्मा किसे माना जाता है? प्रभु सत्ता को ही माना जाता है। प्रभु सत्ता को राज्य की आत्मा माना जाता है। तो हम प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य का विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए, एक विद्वान है प्रोफेसर मैकाइवर। कौन? प्रोफेसर मैकाइवर। इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि प्रत्येक समुदाय में, बेटा ध्यान दे, प्रत्येक समुदाय में जिसमें राज्य भी सम्मिलित हो जाता है। प्रत्येक समुदाय मीन्स राज्य भी, परिवार भी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, श्रमिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समुदाय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी जो है मतलब जो है समुदाय में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। तो मैकाइवर कह रहे हैं कि प्रत्येक समुदाय में जिसमें स्वयं राज्य भी सम्मिलित है, ध्यान दें। अब ये बात आपको ध्यान में रखें, जिसमें राज्य भी सम्मिलित है। प्रत्येक समुदाय में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं बेटा, अब इसको समझना है। प्रत्येक समुदाय में जिसमें राज्य भी है 3 प्रकार की इच्छाएं होती है। मतलब चाहे राज्य हो, यस, चाहे परिवार हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, श्रमिक संघ हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उदाहरण भी ले सकते हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, वो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होगा। तो मैकाइवर कह रहे हैं कि प्रत्येक समुदाय में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। अब इन 3 प्रकार की इच्छाओं को समझना बहुत जरूरी है। और इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में ऐसी कौन सी इच्छा है जिस इच्छा के आधार पर राज्य और अन्य समुदाय में अंतर किया जा सकता है? बाकी देखा जाए तो मैकाइवर कह रहे हैं कि प्रत्येक समुदाय में सामान्य इच्छा, अंतिम इच्छा और वैधानिक इच्छा मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राज्य और अन्य समुदाय में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन नहीं, अंतिम जो वैधानिक इच्छा है, इस वैधानिक इच्छा के अंतर्गत हम ये पाएंगे कि राज्य और अन्य समुदाय में अंतर पाया जाता है। क्यों?
क्योंकि वैधानिक इच्छा एक ऐसी इच्छा होती है जिसके अंतर्गत बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है, और बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार केवल राज्य के पास होता है, अन्य समुदायों के पास नहीं होता है। मैं व्यापक रूप में आपको आगे समझाऊंगा, आप ध्यान दें। देखिएगा, फिर से कह रहा हूँ, प्रोफेसर मैकायर, प्रत्येक समुदाय में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, ये बात मानकर चलते हैं। नोट करेंगे, प्रत्येक समुदाय में, ब्रैकेट में लिखा राज्य भी, मतलब राज्य को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अर्थात फिर से कह रहा हूँ, देखो बेटा, चाहे राज्य हो, राज्य को मैकायरिक समुदाय ही कह रहे हैं, और डेफिनेटली समुदाय ही तो है ये। राज्य हो, परिवार हो, परिवार भी समुदाय है, परिवार हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, श्रमिक संघ हो, छात्र संघ हो, है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संयुक्त राष्ट्र संघ को ले सकते हैं हम। तो ये सारे के सारे समुदाय माने जा रहे हैं। और मैकायर कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार के समुदाय की 3 इच्छाएं होती हैं। नोट करेंगे, प्रत्येक समुदाय में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कौन कौन सी इच्छाएं होती हैं? नंबर 1 सामान्य इच्छा, और 2 नंबर पर अंतिम इच्छा, और 3 नंबर पर वैधानिक इच्छा। अब इन तीनों इच्छाओं को हमें समझना है। ये तीनों इच्छाएं जब आप समझ जाएंगे तो फिर प्रभुसत्ता की दृष्टि से राज्य को भी समझ जाएंगे। बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य इच्छा। सबसे पहले तो नोट करें आप कि सामान्य इच्छा प्रत्येक समुदाय में पाई जाती है, चाहे राज्य हो, परिवार हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, श्रमिक संघ हो, छात्र संघ हो, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ ही क्यों ना हो। मतलब सामान्य इच्छा प्रत्येक समुदाय में पाई जाती है। अब समझे कैसे? ऐसी इच्छा, कैसी इच्छा? सामान्य इच्छा। यस, ये सामान्य इच्छा का भावार्थ यहाँ आपको जीन जैक्स रूसो की इच्छा से नहीं लेना है। ये आगे चलकर हम आपको, मतलब वैसे तो जीन जैक्स रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत को मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन वो जीन जैक्स रूसो की इच्छा का भावार्थ दूसरे रूप में लिया जाता है। यहाँ तो हम प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। सामान्य इच्छा, तो ऐसी इच्छा, मतलब सामान्य इच्छा, ऐसी इच्छा किसी भी समुदाय में हो सकती है। ध्यान दें, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ ऐसी इच्छा किसी भी समुदाय में हो सकती है। मतलब जो सामान्य इच्छा होती है किसी भी समुदाय में हो सकती है, राज्य में भी हो सकती है, परिवार में भी हो सकती है, महाविद्यालय में भी हो सकती है, विश्वविद्यालय में भी हो सकती है, श्रमिक संघ में हो सकती है, छात्र संघ में भी हो सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हो सकती है, ठीक है। यह इच्छा, मतलब सामान्य इच्छा, एक समुदाय की इच्छा नहीं होती, बल्कि समुदाय को बनाने के पीछे निहित इच्छा होती है। अब ध्यान दें, यहाँ मूल बात है कि ये जो सामान्य इच्छा है, ये इच्छा मतलब सामान्य इच्छा एक समुदाय की इच्छा नहीं होती है, एक समुदाय की इच्छा नहीं होती है। मतलब राज्य, परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, श्रमिक संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ एक समुदाय की इच्छा नहीं होती, बल्कि समुदाय को बनाने के पीछे निहित इच्छा होती है। मतलब समुदाय को बनाया क्यों जा रहा है, इस समुदाय को बनाने के पीछे जो इच्छा होती है वह निहित इच्छा ही वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा होती है। पुनः दोहरा रहे हैं, यह इच्छा मतलब सामान्य इच्छा एक समुदाय की इच्छा नहीं होती है, समुदाय की इच्छा नहीं होती, बल्कि समुदाय को बनाने के पीछे निहित इच्छा, समुदाय को बनाने के पीछे निहित इच्छा ही सामान्य इच्छा कहलाती है। यह इच्छा समुदाय को जन्म एवं कायम रखने की भी इच्छा है। मतलब जो सामान्य इच्छा है, यह सामान्य इच्छा समुदाय को जन्म देने एवं उसको कायम रखने, बनाए रखने की भी इच्छा है। क्या? ये सामान्य इच्छा जो है, यहाँ फिर से चलते हैं, ये इच्छा मतलब सामान्य इच्छा समुदाय को, समुदाय जैसे राज्य भी है, परिवार भी है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, श्रमिक संघ, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। यह है जो इच्छा है, मतलब सामान्य इच्छा समुदाय को जन्म, जैसे चाहे परिवार हो, महाविद्यालय हो, राज्य हो, विश्वविद्यालय हो, सब आ गए इसमें। यह इच्छा मतलब सामान्य इच्छा समुदाय को जन्म देने एवं कायम रखने की भी इच्छा है। कैसे, इसको समझे उदाहरण के रूप में। जैसे बेटा परिवार है, फैमिली, परिवार भी डेफिनेटली एक समुदाय तो है ही है, यस है ना, राज्य भी समुदाय है। तो परिवार जैसे इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में मैंने कहा आपको कि समुदाय को बनाने के पीछे निहित इच्छा होती है। सामान्य इच्छा समुदाय को बनाने के पीछे निहित इच्छा होती है। कैसे? जैसे परिवार है तो इसमें सभी सदस्य परिवार को बनाए रखने की इच्छा रखते हैं। मतलब परिवार के पीछे जो इच्छा निहित होती है
वो इच्छा ये होती है कि सभी सदस्य परिवार को बनाए रखना चाहते हैं। मतलब इस समुदाय के पीछे जो इच्छा निहित होती है वह ये है कि भाई सभी सदस्य परिवार को बनाए रखना चाहते हैं, और परिवार को बनाए रखने की जो इच्छा होती है, परिवार को बनाए रखने की जो इच्छा होती है वह ही सामान्य इच्छा होती है। जैसे परिवार समुदाय हो गया एक। इसी प्रकार से कॉलेज है, तो वास्तव में कॉलेज एक समुदाय हो गया, मतलब महाविद्यालय विश्वविद्यालय एक समुदाय हो गया। तो ये भी वास्तविक रूप में समुदाय को बनाने के पीछे निहित इच्छा ही सामान्य इच्छा होती है। तो यहाँ कॉलेज के अंतर्गत भी प्राचार्य, व्याख्याता, अन्य कर्मचारीगण सभी ये चाहते हैं कि भाई महाविद्यालय बना रहे। तो इस समुदाय के पीछे जो इच्छा निहित होती है वो ही सामान्य इच्छा कहलाती है। तो क्या सभी जो कर्मचारी होते हैं महाविद्यालय को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं बनाए रखना चाहते हैं? महाविद्यालय को बनाए रखना चाहते हैं, तो यही सामान्य इच्छा है। ठीक इसी प्रकार से राज्य, मूल बात आ गई राज्य के ऊपर। भाई परिवार भी समुदाय है, कॉलेज विश्वविद्यालय भी समुदाय है, तो राज्य की इच्छा देशभक्ति तथा देश के प्रति भावना में नजर आ सकता है। मतलब अब राज्य की सामान्य इच्छा किस में नजर आएगी आपको? राज्य की सामान्य इच्छा देशभक्ति तथा देश की प्रति भावना में नजर आ सकती है, आ सकता है। तो डेफिनेटली जो सामान्य इच्छा है वो समुदाय को बनाने के पीछे निहित इच्छा में होती है। एक समुदाय किस लिए बनाया जा रहा है, उस समुदाय को बनाने के पीछे जो इच्छा निहित होती है वह ही सामान्य इच्छा कहलाती है। और यह सामान्य इच्छा चाहे परिवार हो चाहे राज्य हो, मतलब चाहे राज्य हो चाहे अन्य समुदाय हो, राज्य में भी और अन्य समुदाय में भी सामान्य इच्छा मौजूद होती है। तो इस दृष्टि से राज्य और अन्य समुदाय में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। यस बेटा, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरा निचोड़ समझेंगे। यहाँ क्या कहा मैंने कि सामान्य इच्छा की दृष्टि से राज्य और अन्य समुदायों में, अन्य समुदाय जैसे परिवार है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, छात्र संघ है, ठीक है बेटा, श्रमिक संघ है, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो अनगिनत समुदाय होते हैं समाज में। तो इन सब की तरफ संकेत किया जा रहा है। मतलब सामान्य इच्छा राज्य में भी होती है और अन्य समुदाय में भी होती है। अब दूसरी बात करते हैं अंतिम इच्छा। अब यहाँ पर भी आपको देखना है कि अंतिम इच्छा राज्य में भी होती है और अन्य समुदाय में भी होती है। समझें अंतिम इच्छा क्या है। यह इच्छा मतलब अंतिम इच्छा एक समुदाय के सदस्यों की इच्छा होती है। अब ध्यान दें, यहाँ यह इच्छा एक समुदाय के सदस्यों की इच्छा होती है, जबकि पीछे आपने विपरीत कहा है कि समुदाय को बनाने के पीछे निहित होती है, जबकि यहाँ क्या है, यह इच्छा मतलब अंतिम इच्छा एक समुदाय के सदस्यों की इच्छा होती है। एक समुदाय के सदस्यों की इच्छा होती है। अब वह समुदाय के सदस्य राज्य के भी हो सकते हैं, परिवार के भी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, श्रमिक संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सारे समुदाय माने जा रहे हैं। तो यह इच्छा मतलब अंतिम इच्छा एक समुदाय के सदस्यों की इच्छा होती है। यह उस इच्छा का नाम है जो समुदाय की नीति व उद्देश्यों को निर्धारित करती है। बेटा ध्यान देंगे, यह उस इच्छा का नाम है जो समुदाय की नीति व उद्देश्यों को निर्धारित करती है। मतलब समुदाय के जो नीति और उद्देश्य होते हैं, उनको जो निर्धारित किया जाता है, वह निर्धारित जो किया जा रहा है वह ही अंतिम इच्छा है। फिर से यह उस इच्छा का नाम है। यह मतलब जो अंतिम इच्छा है यह उस इच्छा का नाम है। मतलब अंतिम इच्छा उस इच्छा का नाम है जो समुदाय की नीति, समुदाय मतलब राज्य ले चाहे परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ले, इधर से आई, जो समुदाय की नीति व उद्देश्यों को निर्धारित करती है। मतलब अंतिम इच्छा उस इच्छा का नाम है जो समुदाय की नीति व उद्देश्यों को निर्धारित करती है। मतलब ये समुदाय की नीति और उद्देश्यों को निर्धारित करती है। समुदाय की नीति और उद्देश्यों को निर्धारित करती है। समुदाय की नीति और उद्देश्यों को जो इच्छा निर्धारित करती है वह इच्छा ही अंतिम इच्छा कहलाती है। मैं उदाहरण से भी समझाऊंगा आगे आपको। अब यहाँ वास्तव में जो अंतिम इच्छा है वह बहुमत की इच्छा होती है। यहाँ जो अंतिम इच्छा होती है वह बहुमत की इच्छा होती है, क्योंकि जो अंतिम इच्छा होती है, मैंने कहा कि जो समुदाय की नीति और उद्देश्यों को निर्धारित करती है, तो समुदाय के जो नीति और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वो बहुमत से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? बहुमत से किए जाते हैं। इसलिए अंतिम इच्छा बहुमत की इच्छा है। क्या अंतिम इच्छा किसकी इच्छा है? बहुमत की इच्छा है। कैसे? यह इच्छा अन्य समुदायों तथा राज्य में देख सकते हैं। अर्थात जो ये अंतिम इच्छा है
ये अन्य समुदायों में मतलब परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, श्रमिक संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में देख सकते हैं तथा राज्य में भी देख सकते हैं। कैसे, अब उदाहरण समझेंगे। जैसे ट्रेड यूनियन है, जैसे ट्रेड यूनियन है, श्रमिक संघ की बात आती है तो मान लीजिएगा इसमें फैक्ट्री के अंतर्गत स्ट्राइक, हड़ताल करने की बात आती है कि फैक्ट्री हड़ताल की तारीख तय करनी है कि किस दिन से फैक्ट्री के अंतर्गत, उद्योग के अंतर्गत हड़ताल की तारीख तय करनी है या किस तिथि से हड़ताल की शुरुआत करनी है। तो फैक्ट्री हड़ताल की तारीख जब तय करने की बात आती है तो यह तारीख जो तय की जाती है वह आम बैठक में तय की जाती है। मतलब इसके लिए ट्रेड यूनियन की एक आम बैठक आयोजित की जाएगी और उस आम बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद में वहाँ पर हड़ताल शुरू होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हड़ताल की, स्ट्राइक की तारीख तय की जा रही है, आम बैठक में तय की जा रही है। अब जो हड़ताल की तारीख आम बैठक में तय की गई है वह ही वास्तविक रूप में ट्रेड यूनियन की अंतिम इच्छा है। ठीक है बेटा, अंतिम इच्छा है। यस, और समझे इसको। ये तो एक मतलब जो है अन्य समुदायों को उदाहरण दे दिया। अब चूंकि मूल जो समुदाय वो राज्य है, मैंने दो पार्ट कर दिया, राज्य और अन्य समुदाय। अन्य समुदाय में परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, श्रमिक संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, ये ले लिए मैंने। तो अब राज्य, राज्य में अंतिम इच्छा का प्रदर्शन कहाँ होता है ये समझना जरूरी है। अब ध्यान दें, राज्य में अंतिम इच्छा का प्रदर्शन चुनावों में देखने को मिलता है। अब राज्य में जो अंतिम इच्छा हमें दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है? चुनावों में दिखाई देती है। और अंतिम इच्छा बदलती रहती है, मैंने वहां लिख रखा है अंतिम इच्छा बदलती रहती है। अब चुनावों में ये अंतिम इच्छा कैसे दिखाई देती है? आप स्वयं देखिएगा कि वास्तविक रूप में जनता एक उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे उम्मीदवार को अपना मत दे सकती है। जनता, मतदाता वास्तविक रूप में एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल को अपना मत दे सकते हैं। मतलब वास्तविक रूप में जो दल सत्तारूढ़ है उसके विपक्ष में, विरोध में जाकर के दूसरे दल को वो मत देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ मतदाताओं के द्वारा जो अपना मत दिया जा रहा है, जो मत दिया जा रहा है वह मत ही एक प्रकार से आप राज्य की अंतिम इच्छा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मतदान किया जा रहा है, इस मतदान के आधार पर फिर क्या होगा, जो दल बहुमत में आएगा उस दल की सरकार बनेगी और राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति फिर सरकार में होगी। तो बेटा ध्यान दें, राज्य में अंतिम इच्छा का प्रदर्शन चुनावों में देखने को मिलता है। मतलब जब निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर आपको राज्य की जो है अंतिम इच्छा दिखाई देगी। किसके आधार पर? मतदान के आधार पर। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ लिखा है अंतिम इच्छा बदलती रहती है। कैसे? जैसे यहाँ पर जो मतदाता होते हैं वो एक उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे उम्मीदवार को मत दे सकते हैं या एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल को जो है मत दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे उम्मीदवार को मत दिया जा रहा है, एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल को मत दिया जा रहा है, तो यहाँ पर मत बदल रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ कहेंगे कि अंतिम इच्छा तो बदलती रहती है। ठीक है, अंतिम इच्छा बदलती रहती है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि जो अंतिम इच्छा होती है वह राज्य में भी होती है और अन्य समुदाय में भी होती है। तो सामान्य इच्छा और अंतिम इच्छा ये राज्य में भी होती है और अन्य समुदाय में भी होती है। परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, श्रमिक संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब सामान्य इच्छा और अंतिम इच्छा राज्य में भी होती है और अन्य समुदाय में भी होती है। तो यहाँ तक आपने देखा कि वास्तविक रूप में राज्य और अन्य समुदायों में सामान्य इच्छा और अंतिम इच्छा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। चूंकि मैं कह रहा हूं, स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक समुदाय में 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतर हमें यहाँ वैधानिक इच्छा में दिखाई देगा। चलिए अब तीसरी इच्छा की बात करते हैं, वैधानिक इच्छा, कानूनी इच्छा भी कहते हैं इसको। यह इच्छा मतलब वैधानिक इच्छा समुदाय द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्य रूप देती है। अब जरा गौर करें यहाँ क्या लिखा है। यह इच्छा मतलब वैधानिक इच्छा या कानूनी इच्छा समुदाय द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्य रूप देती है। मतलब यहाँ पर जो समुदाय के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों को कार्य रूप दिया जाता है। अंतिम इच्छा में नीति तय की जा रही है, यहाँ पर
समुदाय द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्य रूप देती है। ये कौन, जो वैधानिक इच्छा है, ये वास्तविक रूप में समुदाय द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्य रूप देती है। फिर से बोल रहा हूं, यह इच्छा समुदाय द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्य रूप देती है। अब वास्तव में समुदाय, चाहे परिवारों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों या राज्यों, सभी के द्वारा नीतियां तय की जाती है और नीतियों को कार्य रूप भी देना पड़ता है। नीतियों को कार्य रूप भी देना पड़ता है। तो वैधानिक इच्छा के अंतर्गत नीतियों को कार्य रूप दिया जाता है। फिर कह रहा हूं, वैधानिक इच्छा के अंतर्गत नीतियों को कार्य रूप दिया जाता है। मतलब यह इच्छा अर्थात वैधानिक इच्छा समुदाय द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्य रूप देती है। अब यहां पर केवल राज्य की बात नहीं आ रही है, चाहे राज्य हो, परिवार हो, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हो, है, छात्र संघ हो, श्रमिक संघ हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, तो डेफिनेटली यह इच्छा मतलब वैधानिक इच्छा समुदाय द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्य रूप देती है। और समझे, जैसे उदाहरण के रूप में एक लिमिटेड कंपनी में, आप देखो, समझे आप, यहाँ मैं राज्य का भी उदाहरण दूंगा क्योंकि लिमिटेड कंपनी की बात आ जाती है तो अन्य समुदायों के अंतर्गत आ गए, राज्य की बात आती है तो राज्य में आ गई। हम यहाँ पर एक तरफ राज्य को ले रहे हैं जबकि दूसरी तरफ अन्य समुदायों को ले रहे हैं। हमें तो मूलतः इन दोनों को ही तो समझना है कि वास्तविक रूप में इन दोनों में कहाँ अंतर आ रहा है। तो ध्यान दें, जैसे एक लिमिटेड कंपनी में हिस्सेदारों के अतिरिक्त प्रशासक भी होते हैं। जरा समझें, एक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, हिस्सेदारों के अतिरिक्त प्रशासक भी होते हैं। भाई लिमिटेड कंपनी में हिस्सेदार तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ उसके प्रशासक भी होंगे जो कि वास्तविक रूप नीतियों को कार्य रूप देते हैं। तो एक लिमिटेड कंपनी में हिस्सेदार भी होते हैं और हिस्सेदार के अतिरिक्त प्रशासक भी होते हैं जो कि वास्तविक रूप में नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। यहाँ बात है नीतियों को कार्य रूप देना, तो यहाँ पर प्रशासक नीतियों को कार्य रूप देंगे। हिस्सेदारों की अंतिम इच्छा, अब जरा गौर करें, हिस्सेदारों की अंतिम इच्छा नीति बनाती है। जरा गौर करें, हिस्सेदारों की अंतिम इच्छा नीति बनाती है, उस नीति को प्रशासकीय वर्ग ही लागू करता है। अब जरा गौर करें, हिस्सेदारों की अंतिम इच्छा नीति बनाती है। अब ये अंतिम इच्छा मैंने पहले बताया था आपको, नीति व उद्देश्यों को निर्धारित करती है। अंतिम इच्छा नीति व उद्देश्यों को निर्धारित करती है, चाहे कोई भी समुदाय क्यों ना हो। अब यहाँ पर वैधानिक इच्छा के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो हिस्सेदारों की अंतिम इच्छा, क्या हिस्सेदारों की अंतिम इच्छा नीति बनाती है और उस नीति को प्रशासकीय वर्ग ही लागू करता है। क्या हिस्सेदारों की अंतिम इच्छा नीति बनाती है और उस नीति को प्रशासकीय वर्ग ही लागू करता है। मतलब जो प्रशासकीय वर्ग है वो ही इस अंतिम इच्छा को लागू करता है। और वैधानिक इच्छा समुदाय की वह इच्छा है जो समुदाय की कार्यपालिका कही जा सकती है। मतलब वैधानिक इच्छा समुदाय की वह इच्छा है जो समुदाय की कार्यपालिका शक्ति कही जा सकती है। मतलब जो वैधानिक इच्छा है वास्तविक रूप में जो अंतिम इच्छा में जो नीति बनाई गई है उस नीति को कार्य रूप दिया जाता है यहाँ। और उस नीति को जब कार्य रूप दिया जाता है तो कार्य रूप किसके द्वारा दिया जाता है, इसे कार्यपालिका कही जा सकती है। चाहे वो परिवार की बात आए, महाविद्यालय की बात आए, विश्वविद्यालय की कार्य नीति तो सभी जगह बनाई जाती है। परिवार में बनाई जाती है, महाविद्यालय बनाई जाती है, विश्वविद्यालय बनाई जाती है, छात्र संघ में बनाई जाती है, श्रमिक संघ में बनाई जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बनाई जाती है। अब नीति तो बना दी जाए लेकिन उसको कार्य रूप नहीं दिया जाए, उसको लागू नहीं किया जाए, कार्य रूप भी देना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा, उसको संचालित भी करना पड़ेगा। तो उसको क्रियान्वित देने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए वास्तविक रूप में यह काम कौन करता है, कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसको कार्यपालिका भी कहा जा सकता है क्योंकि प्रशासकीय विभाग के अंतर्गत आ जाता है। अब जरा ये तो लिमिटेड कंपनी की बात होगी। अब दूसरा देखते हैं राज्य। बेटा राज्य में वैधानिक इच्छा सरकार है। आप गौर करें, यहाँ राज्य में वैधानिक इच्छा क्या है, सरकार है। यस, राज्य में वैधानिक इच्छा कौन है, सरकार है, जो राज्य की इच्छा को साकार रूप प्रदान करती है। अब जरा गौर करें, राज्य में वैधानिक इच्छा कौन है, सरकार है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ राज्य में अंतिम इच्छा का प्रदर्शन चुनाव में देखने को मिलता है और अंतिम इच्छा बदलती रहती है। भाई जनता, मतदाता एक उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे उम्मीदवार को, एक दल के स्थान पर दूसरे दल को अपना मतदान देते हैं, मत देते हैं। अब मत दे दिया, उसके बाद जिसको बहुमत मिला उसकी सरकार बन गई। तो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है बेटा, सरकार में होती है। तो नोट करेंगे, राज्य में वैधानिक इच्छा सरकार है। फिर से बोल रहा हूँ, राज्य में वैधानिक इच्छा सरकार है क्योंकि वास्तविक रूप में नीति बनाना, क्रियान्वित करना और उल्लंघन करने वालों को दंड देना ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और सरकार के तीन ही तो अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसलिए राज्य में वैधानिक इच्छा सरकार है जो राज्य की इच्छा को साकार रूप प्रदान करती है।
राज्य की इच्छा को साकार रूप प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि राज्य अपने आप में अमूर्त है, राज्य तो एक विचार है, और राज्य की इच्छा के व्यक्ति किसमें होती है? सरकार में होती है, क्योंकि सरकार अपने आप में मूर्त है। क्योंकि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आप देख सकते हैं। व्यवस्थापिका में सांसद होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। कार्यपालिका मंत्रिमंडल होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इसलिए राज्य की इच्छा को साकार रूप प्रदान करती है कौन? सरकार करती है। तो वास्तविक रूप में यहाँ देखा जाए तो डेफिनेटली ये जो वैधानिक इच्छा है, ये वैधानिक इच्छा भी ध्यान दें राज्य में भी होती है और अन्य समुदाय में भी होती है। ठीक है, लेकिन अब मूल बात आगे आती है निष्कर्ष में कि जैसे राज्य में कुछ विशेष प्रकार की प्रभुसत्ता संबंधी इच्छाएं होती हैं, वैसी इच्छाएं अन्य समुदाय में भी होती हैं। अब निष्कर्ष में बात ये आ रही है कि भाई राज्य और अन्य समुदायों के अंतर्गत वास्तविक रूप में तीनों प्रकार की इच्छाओं की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। वैसे यहाँ तक ये देखा जाए कि भाई राज्य में भी और अन्य समुदायों में भी सामान्य इच्छा भी होती है, अंतिम इच्छा भी होती है और वैधानिक इच्छा भी होती है। यहाँ तक जो बात आ रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कि जैसे राज्य में कुछ विशेष प्रकार की प्रभुसत्ता संबंधी इच्छाएं होती हैं, वैसे ही इच्छाएं अन्य समुदाय में भी होती हैं। फिर से बोल रहा हूँ निष्कर्ष में, जैसे राज्य में कुछ विशेष प्रकार की प्रभुसत्ता संबंधी इच्छाएं होती हैं, वैसे ही इच्छाएं अन्य समुदायों में भी होती हैं। मतलब ये तीनों प्रकार की इच्छाएं राज्य में भी होती हैं और अन्य समुदाय में भी होती हैं। परिवारों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्र संघों, श्रमिक संघों, संयुक्त राष्ट्र संघों और चाहे राज्य हो, तीनों इच्छाएं वास्तविक रूप में जो है सभी समुदाय में और राज्य में भी होती हैं। लेकिन अब अंतर क्या है? मैंने यहाँ लिखा अंतर ये है कि अब तीनों इच्छाएं तो राज्य में भी हैं और अन्य समुदाय में भी। इसका मतलब ये होगा कि राज्य और अन्य समुदाय में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों इच्छाएं राज्य में भी और अन्य समुदाय में भी है। लेकिन नहीं, अंतर है। अब ये बात आप समझेंगे। अंतर ये है कि राज्य की वैधानिक इच्छा सर्वोपरि बाध्यकारी होती है, जबकि समुदाय की वैधानिक इच्छा में यह गुण नहीं होता है। बेटा अंतिम बात आपको बस ध्यान रखनी है। क्या अंतर यह है कि मतलब राज्य और अन्य समुदायों में अंतर यह है कि ठीक है, इन तीनों इच्छाओं की दृष्टि से कोई अंतर नहीं मिला हमें कि तीनों प्रकार की इच्छाएं राज्य में भी होती हैं और अन्य समुदाय में भी होती हैं। मतलब परिवार में भी, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में भी, छात्र संघ, श्रमिक संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, सब में तीनों इच्छाएं होती हैं। तो यहाँ तक तो ये होगा कि राज्य और अन्य समुदाय में कोई अंतर नहीं है। लेकिन नहीं, फिर भी अंतर है। किसकी दृष्टि से? प्रभुसत्ता की दृष्टि से। कैसे? अंतर यह है कि राज्य की वैधानिक इच्छा, आप जरा गौर करें, राज्य की वैधानिक इच्छा, कौन सी इच्छा? जो ये वैधानिक इच्छा है, राज्य की वैधानिक इच्छा सर्वोपरि व बाध्यकारी होती है। मतलब राज्य की जो इच्छा होती है, राज्य की जो वैधानिक इच्छा होती है, राज्य की जो कानूनी इच्छा होती है, वह सुप्रीम, सर्वोपरि व बाध्यकारी होती है। मतलब यहाँ पर जो निर्णय लिया जा रहा है वह सर्वोपरि होगा, सर्वोच्च होगा, बाध्यकारी होगा। इसका उल्लंघन किसी रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य की इच्छा के व्यक्ति सरकार में होती है और सरकार के द्वारा वास्तविक रूप में जो बाध्यकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, इनकी क्रियान्विति की जाएगी। यदि किसी के द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है तो बदले में उनको दंड दिया जाता है। मतलब यहाँ पर बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति इसके पास होती है। जबकि अन्य जो समुदाय होते हैं, जैसे परिवार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, श्रमिक संघ, छात्र संघ, जबकि अन्य समुदाय की वैधानिक इच्छा में ये गुण नहीं होता है। मतलब जो अन्य समुदाय होते हैं वास्तविक रूप में उनमें जो ये बाध्यकारी और सर्वोपरिता है, ये गुण नहीं होता है। मतलब अन्य समुदायों के पास वास्तविक रूप में बाध्यकारी आदेश देने का अधिकार नहीं होता है। क्या आप मुझे बताइएगा, एक महाविद्यालय पूरे देश के लिए निर्णय ले सकता है? क्या एक विश्वविद्यालय पूरे देश के लिए निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या एक परिवार पूरे देश के लिए निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता। तो डेफिनेटली यहाँ ये कहा जा सकता है कि राज्य की वैधानिक इच्छा सर्वोपरि व बाध्यकारी होती है, जबकि अन्य समुदाय की वैधानिक इच्छा में यह गुण नहीं होता। मतलब अन्य समुदायों के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो सर्वोपरि व बाध्यकारिता है वह नहीं होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि राज्य और अन्य समुदायों में वास्तविक रूप में जो ये सर्वोपरि व बाध्यकारिता है, इसके आधार पर अंतर होता है। राज्य के अंतर्गत सर्वोपरि व बाध्यकारिता का गुण होता है, जबकि अन्य समुदायों में सर्वोपरि व बाध्यकारिता का गुण नहीं होता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, अंतर यह है कि राज्य की वैधानिक इच्छा सर्वोपरि व बाध्यकारी होती है, जबकि समुदायों की वैधानिक इच्छा में यह गुण नहीं होता। यह गुण कौन सा नहीं होता? सर्वोपरि व बाध्यकारिता का गुण नहीं होता। मतलब अन्य समुदाय जो निर्णय लेंगे उनमें बाध्यकारिता नहीं होगी। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, प्रथम 1, 2, 3। प्रथम के अंतर्गत आपका आ जाएगा सामान्य इच्छा, दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा आपका अंतिम इच्छा, और तीसरे में आ जाएगा वैधानिक इच्छा। आप वास्तव में यहाँ ये देखा जाए तो सामान्य इच्छा
और जो ये यहाँ अंतिम इच्छा है, इन दोनों दृष्टियों से यदि देखा जाए तो किसी भी दृष्टि से दोनों इच्छाओं को यदि हम देखते हैं तो राज्य और अन्य समुदाय में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, अंतिम जो तीसरी इच्छा है वैधानिक इच्छा, इस वैधानिक इच्छा के आधार पर यदि देखा जाए तो राज्य और अन्य समुदायों में अंतर, राज्य और अन्य समुदाय में अंतर मिलता है। और अंतर क्या है कि राज्य की वैधानिक इच्छा सर्वोपरि व बाध्यकारी होती है, जबकि अन्य समुदायों की वैधानिक इच्छा सर्वोपरि व बाध्यकारी नहीं होती है। इसीलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया सर्वोपरि व बाध्यकारी, मतलब वास्तविक रूप में जो राज्य की वैधानिक इच्छा होती है वह सर्वोपरि व बाध्यकारी होती है, जबकि अन्य समुदाय की वैधानिक इच्छा सर्वोपरि व बाध्यकारी नहीं होती है। ये अंतर पाया जाता है और इसी अंतर को समझाने के लिए मैंने अलग से लेक्चर अपलोड किया है। तो बेटा ये होगा प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य। क्या? प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य, मतलब निष्कर्ष में फिर कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में राज्य और अन्य समुदायों में यहाँ अंतर यदि हम देखते हैं तो प्रत्येक समुदाय में 3 इच्छाएं होती हैं। प्रत्येक समुदाय में, राज्य हो, परिवार हो, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोई भी हो। लेकिन बस सिर्फ जो ये वैधानिक इच्छा, इस वैधानिक इच्छा के आधार पर थोड़ा अंतर मिलता है। और वो अंतर क्या है मैंने आपको बता दिया है कि जैसे राज्य में नहीं, यहाँ से अंतर यह है कि राज्य की वैधानिक इच्छा सर्वोपरि बाध्यकारी होती है, जबकि अन्य समुदायों की वैधानिक इच्छा सर्वोपरि बाध्यकारी नहीं होती है। केवल ये अंतर है। बाकी वैसे देखा जाए तो राज्य और अन्य समुदायों में ये तीनों प्रकार की इच्छाएं पाई जाती है। बस अंतिम जो तीसरी इच्छा है, जो ये वैधानिक इच्छा है, यहाँ अंतर है। फिर कह रहा हूँ अंतर ये है कि राज्य की जो वैधानिक इच्छा होती है वह सर्वोपरि और बाध्यकारी होती है, जबकि अन्य समुदायों की जो वैधानिक इच्छा होती है वह सर्वोपरि और बाध्यकारी नहीं होती है। इस दृष्टि से यह अंतर है। बाकी वैसे देखा जाए तो मैकाइवर के शब्दों में कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में ये तीनों ही इच्छाएं प्रत्येक प्रकार के समुदाय में पाई जाती हैं। ये हो गया आपका प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य। क्या? प्रभु सत्ता की दृष्टि से राज्य। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस बात को ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।